मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से वर्चुअली माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर आई सभी शिकायतों का निराकरण किया जाए। साथ ही आगामी 15 दिनों में लंबे शिकायतों का सकारात्मक निवारण भी किया जाए। सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिन अधिकारियों ने पिछले 1 महीने से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है, उन अधिकारियों का यथाशीघ्र स्पष्टीकरण लिया जाए। बैठक के दौरान सीएम ने हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले 7 शिकायतकर्ताओं से फोन पर बातचीत भी की। साथ ही सीएम ने हेल्पलाइन के व्हाट्सएप चैटबॉट पर भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने दिल्ली से ही सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उनके साथ वर्चुअली माध्यम से राज्य के बड़े अधिकारियों से उन्होंने अपडेट भी लिया कि अभी किस तरह की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने 1 महीने से पोर्टल में लॉगिन नहीं किया है, उनसे स्पष्टीकरण भी लिया जाए। यानी कि कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें आ रही हैं, उनका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। ताकि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनका निस्तारण हो सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कई लोगों से फोन पर बातचीत भी की है, डायरेक्ट लोगों की समस्याएं सुनी हैं और उनका निस्तारण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जो इस कार्य को नहीं निभा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और हाल फिलहाल में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है सीएम हेल्पलाइन नंबर की, क्या कुछ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है सीएम धामी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना रही है और उस परियोजना को लेकर सीएम धामी लगातार समय समय पर अधिकारियों से अपडेट लेते आते हैं। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन से भी कहीं न कहीं जो है वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों के साथ समीक्षा ली है और ये कहा है कि आप जो है सीएम हेल्पलाइन की जो भी शिकायतें हैं उनका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लीजिए। लंबित जो 15 दिनों से शिकायतें हैं उनका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लीजिए और साथ ही जिन अधिकारियों ने 1 महीने से जो है पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है वो भी अब तत्काल जो है पोर्टल पर लॉगिन करें और जन समस्याओं को सुने। इसी के साथ ही व्हाट्सएप चैट जो है सीएम हेल्पलाइन की उसका भी शुभारंभ अब सीएम धामी ने कर दिया है और लगातार क्योंकि जनता की समस्याएं जो है वो सीएम हेल्पलाइन से डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुँचे और उनका तत्काल उसी समय निस्तारण हो सके, उसके लिए लगातार सीएम धामी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और लगातार अधिकारियों को जो है निर्देशित करने का काम कर रहे हैं। हिमांशु, सीएम धामी ने इस दौरान यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने पिछले 1 महीने से लॉगिन नहीं किया है सीएम हेल्पलाइन पर, वो स्पष्टीकरण भी देंगे। जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि एक अधिकारियों को पहले से ही सख्त निर्देश सीएम धामी की ओर से थे कि आप सीएम हेल्पलाइन जो नंबर है उसका जो वर्चुअल पोर्टल है उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, उस पर आप लॉगिन कीजिए। लेकिन कई अधिकारियों ने जो है बीते 1 माह से इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सख्त रुख अपनाया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनको ये निर्देश है कि जो भी अधिकारी अगर सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर जो है अपना रन नहीं करते हैं, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। क्योंकि लगातार सीएम धामी इस ओर ये रुख करते आ रहे हैं, ये स्पष्टीकरण देते आए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से जो भी शिकायतें जनता की मुख्यमंत्री तक पहुँचती हैं उनका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए उनको और तत्काल उनका निस्तारण किया जाए। अच्छा हिमांशु, क्योंकि सीएम ने खुद लोगों से बातचीत भी की है, जो शिकायतकर्ता थे उनसे फोन पर बातचीत भी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो क्या कुछ खास रहा इस बातचीत में?
जी, बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं यहाँ पर जो है शिकायतकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएँ सुनी, क्या समस्याएँ लोगों की है उसको जाना। इसी के साथ ही क्या अधिकारियों का उस पर क्या अपडेट है, अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई वो लोगों की शिकायतों पर करते हैं, जनता की शिकायतों पर किस प्रकार का अपडेट अधिकारी लेते हैं, क्या अधिकारी लगातार जनता से संपर्क में हैं, अधिकारियों का किस प्रकार की कार्यप्रणाली है, ऐसे तमाम बातें जो है इस माध्यम से हुई है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री प्रदेश की जो जनता को है आश्वासन नाम लगातार कर रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन नंबर आपके पास है। आप कोई भी समस्या हो, चाहे आप प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र माणा से हो, चाहे आप सुगम क्षेत्र देहरादून से हो, प्रदेश के किसी भी कोने से अगर आप सीएम हेल्पलाइन नंबर पर जो है कांटेक्ट करते हैं तो आपकी समस्याओं का जो है तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाएगा और उनका निस्तारण किया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्रों में लोगों पर देखने को भी पड़ा है। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी से लगातार बिजली कटौती हुई और जिससे पेयजल की समस्या भी बनी हुई है, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। साथ ही उन्होंने मानसून सीजन का भी जिक्र किया और रक्सिया नाले पर हो रहे काम को लेकर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। जो यहाँ के लोग हैं जो कार्यरत हैं भीमताल, भवाली में, अन्य जगह जो आते जाते हैं प्रतिदिन, उन्हें 8-8 घंटे के जाम में फंसकर अपने कार्यों पे जाना पड़ा और जो उन्होंने परेशानी झेली है, मेरी सारी सद्भावनाएं उनके साथ। और साथ ही साथ अब देखिए मानसून का सीजन आने वाला है। जो हेड है रकसिया नाले का, जहाँ से शुरुआत होता है, या कलसिया नाले का जो हेड है जहाँ से शुरुआत होता है, वहाँ कोई कार्य नहीं करा गया आपदा का। जो कार्य करा गया है टेल पे, जहाँ पे कालाडूंगी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, यहाँ कांग्रेस का विधायक है। लगातार हल्द्वानी के साथ ये सरकार पक्षपात कर रही है। हमारे कोई प्रस्ताव होते हैं, अभी तक वो लंबित हैं। 10 करोड़ रुपए के हमने सड़क के प्रस्ताव भेजे, अभी तक लंबित हैं। भाजपा के विधायक धड़ाधड़ हो रहे हैं। ऐसा पक्षपात कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हो रहा है। इस अन्याय का जवाब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलना पड़ेगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बिशन सिंह चुफाल अपने विधानसभा डेडीहाट के विकास कार्यों की समस्याओं को लेकर देहरादून पहुंचे। बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि मैं अपनी विधानसभा डेडीहाट की समस्याओं और विकास कार्यों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे विषयों पर भी बिशन सिंह चुफाल ने एचएनएन पर अपने विचार रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बिशन सिंह चुफाल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के। चुफाल जी, आप लंबे समय के बाद देहरादून पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, कैसा अनुभव रहा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, इस लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में जो केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास कार्यक्रम किए, जो प्रदेश सरकार ने जो, उस पर जनता ने अपनी मुहर लगाई, 500 सीट जीते। इसलिए जो लोकसभा चुनाव का जो अनुभव कर रहे हैं कि इस समय सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश में भारत, और पूरे देश को ज़रूरत थी पूरे की नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। वो सपना सबके देश की जनता का पूरा हुआ और ज़रूरत भी आज देश को। देश आज देख रहे हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा तो तब तो भी विकास कार्यक्रम भी होंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप सब आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, आपके डेडीहाट अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कितना वोटिंग परसेंटेज रहा इस बार लोकसभा में? तो डेडीहाट में हमारा जो वोट परसेंट था 50% था। 50% वोटिंग में हमें जो कांग्रेस था उसमें 65% वोट पड़ा भाजपा को, 65% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। अब चूंकि आचार संहिता विकास कार्य विधानसभा क्षेत्रों में भी रुके हुए थे, अभी क्या विकास कार्यों की स्थिति आपके विधानसभा में विधायक जी? देखो, विकास कार्यक्रम इस बार जो है मार्च से आचार संहिता हो लगी। विकास कार्य अब नए सिरे से जिला योजना की भी बैठक हो रही है और राज्य सेक्टर का भी बजट है केंद्र पोषित है। तो ये जो साल है, इस साल के विकास कार्यक्रम के अभी इसीलिए हम आए भी हैं कि हमारी जो योजना है विकास कार्य में धन अवमुक्त नहीं हुआ
उनमें जल्दी से जल्दी दंडमुक्त किया जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी बाहर गए, उनसे मिलने के लिए आए। पार्टी के संगठन के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई है किसी? जी बिल्कुल, आपको प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी और संगठन के लोगों से भी बात हुई है। दिल्ली में भी बात हुई, मिले, उनसे बधाई दी, यहाँ भी। राज्यपाल जी, अब चूंकि मुख्यमंत्री भी देहरादून पहुंचेंगे तो आप उनसे मुलाकात करेंगे विकास कार्यों को लेकर? निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर उनके पास जाएंगे, उनका समाधान भी कर। बहुत सारी मांगे लेकर वो दिल्ली गए हुए हैं। मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, उन्होंने रक्षा मंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उत्तराखंड को तमाम सौगातें देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो ये 5 सीटें उत्तराखंड में जीत कर आई है भारतीय जनता पार्टी, इसका लाभ जो है विकास कार्यों के रूप में, इनाम के रूप में बीजेपी को मिलेगा? देखो, पहले भी केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को, जिसमें अटल जी थे, उसमें भी हमारे 10 साल का औद्योगिक पैकेज मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने बिल्कुल, आप देखिए, 4 धाम तक सड़क पहुंचाने का काम किया और पिथौरागढ़ जनपद सीमांत आदि कैलाश तक भी सड़क पहुंचाने का काम, घर घर नल जल देने का काम किया। हमेशा केंद्र सरकार, मोदी जी तो उत्तराखंड के लिए कोई कमी नहीं करते, तो इस बार भी कोई कमी नहीं करेंगे क्योंकि अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जो माननीय मुख्यमंत्री जो लेके गए प्रस्ताव उन सब स्वीकृत होंगे और यहाँ पर विकास कार्यक्रम धरातल पर दिखाई देंगे। बहुत सारे विषयों को लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के समक्ष जो है चर्चा भी हुई। लोकसभा, राज्यसभा सांसद सब मौजूद रहे, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई। 4 मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं। क्या वजह मान रहे हैं? क्योंकि 2 साल का समय लगभग बीतने वाला है, अभी तो मंत्री पद भरा नहीं गया है। आप इतने सीनियर मोस्ट हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कई बार के, तो वजह क्या मानते हैं? उससे क्या विकास कार्य प्रभावित होते हैं? 29 विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं इस समय। देखो, मंत्रिमंडल का विस्तार जो करना है वो पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने तय करना है, क्या करना है। जहाँ तक बैठकें हुई हैं तो बैठकें, संगठन की बैठकें होती रहती हैं और अंदर क्या बैठक हुई वो तो जब धीरे धीरे जो विकास कार्यक्रम वो दिखाई देंगे तब तय होगा। इसके बारे में हमें जानकारी भी नहीं रहती ज़्यादा, बैठकों में क्या हुआ, कैसा क्या निर्णय लिया गया, ये तय होगा। पिछली सरकार में भी आप मंत्री थे और आप इतने सीनियर हैं, स्वस्थ हैं, कुल एक्टिव रहते हैं, तो आखिर आपको क्यों मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है? ये एक सवाल है जो कचोटता है मन को। नहीं, ये तो कुछ कारण होते हैं। हर कोई चाहता है, जितने भी 47 विधायक हैं, हर कोई विधायक चाहता है मैं भी मंत्री बने, जनता भी वहाँ के कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता को ही चाहता है कि भाई मंत्री बने, कोई भी बने तो क्षेत्र का विकास होगा, अपना लोगों का कार्यकर्ता। तो इसलिए ये पार्टी अपने सोच समझ के करती है, किसको बनाना, क्या तय करना, ये पार्टी तय करती है। अच्छा विधायक जी, ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का लगातार चल रहा है। लोकसभा चुनाव से भी पहले चला, 15,000 के करीब ये बताया गया कि अन्य दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन चुनाव में जो है खास प्रभाव नहीं डाल पाए। 9 पूर्व विधायक शामिल रहे, 9 के 9 पूर्व विधायक जो है फ्लॉप साबित हुए, जो अन्य दलों से बीजेपी में शामिल हुए। वजह क्या मानते हैं इसकी? देखो, कारण रहते होंगे कुछ। ये कारण कहीं जाति समीकरण भी होता है, बहुत सारे लोकल स्तर पर मुद्दे थे। कांग्रेस ने कुछ झूठे भी वायदे, दुष्प्रचार किया, तो उसका भी यही कारण रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दुष्प्रचार नहीं करती है, जो कहेंगे वो करेगी। कांग्रेस ने तो सोचा भाई हमको कैसे भी सीटें कुछ बढ़ जाए, इसलिए उन्होंने अपना घोषणा पत्र में भी जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, असंभव, उन चीज़ों को कह दिया। किसी को कह दिया कि तुम्हारे हर महिला के 8,500 रुपये आपके खाते में हर महीने आएंगे, ऐसे लोगों को लालच है। इस प्रकार के मतदाताओं को गुमराह किया। इसलिए वो एक कारण, अनेक कारण हो सकते हैं। ये इसके बारे में बैठेंगे, पार्टी बैठी है, मंथन कर रही है हर विधानसभा में, बूथ स्तर पर, तो उसके बाद पता चलेगा कारण क्या रहा है, किन कारणों से उन सीटों में, उन क्षेत्रों में, उन बूथों में हम जो पीछे रहे। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो नाराज है ज्वाइनिंग अभियान से। चुनाव के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सारे अन्य दलों के नेताओं को ज्वाइनिंग कराई, यानी कि ज्वाइनिंग अभियान अभी जारी रहेगा। हर विधानसभा में विधायक अपने बतौर संयोजक जो है वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपने क्या ज्वाइनिंग कराया है लोगों को अपने विधानसभा में? मेरे विधानसभा में तो मैंने जो था कोई ज्वाइन नहीं कराए, पहले करा लेते हमने ज्वाइन, चुनाव से पहले ही। चुनाव के बीच में कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम किसको ज्वाइन कराने। अच्छा विधायक जी, आपको क्या लग रहा है जैसे कि जो स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई है, 2 चुनाव हो रहे हैं सीटों पर,
उसमें क्या आपको भी शामिल किया गया स्टार प्रचारकों में? देखो, उपचुनाव है, उपचुनाव में तो लोकल के लोग या आसपास के लोग करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में चुनाव होता है, उपचुनाव तो ठीक हमारा महत्व होता है। अब इस पौड़ी में आपका चुनाव होगा तो पौड़ी वालों का जनपद का ही ज़्यादा वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, चमोली जनपद का है तो चमोली जनपद, हरिद्वार का तो हरिद्वार। उसके आज संगठन की हमारी जो योजना है, संगठन तय करता है भाई जिसका जहाँ पर प्रभाव होगा उसी को उसका स्टार प्रचारक बनाया जाएगा, उसी की ड्यूटी वहाँ पर लगाई जाएगी। 47 सीटें विधानसभा में हैं। आपको लगता है कि मंगलौर और बद्रीनाथ जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 तारीख को, जो ये भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जीते हैं हम बद्रीनाथ, यहाँ भी जीतेंगे बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से जनता चाह रही नहीं कि सरकार किसकी है, जो जिसकी सरकार होगी तो उसका विधायक चुनकर जाएगी तो काम भी तो होंगे। जनता तो विकास चाहती है, तो विकास के नाम से वोट मांग रहे हैं। लेकिन विधायक जी, लोकसभा चुनाव में मंगलौर में 23,000 वोटों से कांग्रेस आगे रही है। अब उसमें तो केंद्र का चुनाव था ना, राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था। अब तो प्रदेश का चुनाव है, प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जिसकी सरकार होगी तो काम तो उसी से होने हैं, और जिसका विधायक होगा सत्ता पार्टी का उसी के द्वारा काम होने हैं। इसलिए वहाँ के लोगों ने मन बना रखा है। करतार सिंह भड़ाना को आयातित उम्मीदवार बता रही है कांग्रेस, स्वीकार करेगी मंगलौर की जनता उनको? अब वो तो जनता भाई भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट देंगे ना, कोई कहीं से हुआ हुआ। भारतीय जनता विकास चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है, कमल के साथ। अच्छा विधायक जी, आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले विकास कार्यों को लेकर, क्या कुछ विकास कार्य हैं जो होने हैं क्षेत्र में अभी? अपने क्षेत्र में हमारा जो पहाड़ की है, पहाड़ की जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है, हमारा मेन सबसे मुख्य महत्व वहाँ सड़क है। सड़कें कटनी भी है, कहीं कहीं पक्की भी होनी है। इसके अलावा जो मुख्य समस्या है कि इस समय जो गर्मियों में पेयजल स्रोत सूख गए थे, जो प्राकृतिक स्रोत थे हमारे, उन प्राकृतिक स्रोतों में देखा कि हमने 70-80 साल से चल रहे थे इस बात में, उसके कारण है सूखने के पीछे ये कारण है कि लोगों ने पलायन कर दिया। पलायन करते लोगों ने खेत बंजर है, अब बंजर घास को उखाड़ के तो उसके अंदर नमी नहीं होगी। यदि खेत में कहीं जुताई के 1 साल पहले आपको वहाँ पर खोदोगे तो अंदर नमी आएगी। तो जब पहले हम खेती करते थे, रुपए लगाते थे, मेड़ लगाते थे, पानी रुकता था और पानी रिचार्ज भी होता था। ज़मीन के अंदर पानी रिचार्ज ही नहीं हो रहा है, खेत बंजर है, तो समस्या तो है पानी, तो ये समस्या हर जगह एक बढ़ती जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई पूरा गांव के लोग जो हैं, जो गांव छोड़ के जा रहे हैं, वो खेत को जो जुताई करें, वहाँ आबादी खेत में उपजाऊ, जो खेत उपजाऊ खेत भी है हमारे। यदि वहाँ पर फसल को नष्ट करते जंगली जानवर, तो वहाँ पर जड़ी बूटी की खेती करें। जड़ी बूटी की खेती करने से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ पानी भी रिचार्ज होगा, बरसात में पानी की समस्या का भी समाधान होगा और लोगों की आय भी बढ़ेगी। ये इसलिए बहुत सारी समस्या है, इन समस्याओं को लेकर। सड़क की समस्या बताई विधायक जी आपने, आपको लग रहा है कि अजय टम्टा को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है तो उत्तराखंड के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां, क्योंकि सड़कें लाइफलाइन कही जाती हैं उत्तराखंड के लिए, आप संकेत अच्छे हैं? बहुत बढ़िया संकेत है। मैं बताता हूँ, पिथौरागढ़ से मैं पहले देहरादून आता था, आप लगाइए 2000 से लगाए 27 साल से मैं इधर आना जाना रह रहा है। जब विधायक पहले हम यहाँ पर पहुँचते थे 17 घंटे में, कभी 18 घंटे, आजकल मैं 9 घंटे में पहुँच रहा हूँ। प्रातः यहाँ से 5 बजे चलता हूँ, ठीक 2 बजे पिथौरागढ़ पहुँचता हूँ लंच के लिए। तो रोडों के यही रोड को देखते हुए लोग सब जगह कहते हैं कि भाई रोड होनी चाहिए, हर जगह रोड होगा। अब लोग रोड का जो है डबल लेन होनी चाहिए। सिंगल रोड में पहाड़ों में दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए उसको बचाव के लिए सड़क का चौड़ीकरण होना जरूरी है। पहाड़ों में सड़क का चौड़ीकरण होगा तो पर्यटक भी जाएगा, होम स्टे भी को आगे बढ़ेगा, घर घर नल और जल मिल चुका है, तो वहाँ पर लोगों और कुटीर उद्योग का भी जाल बिछ गया है, तो लोगों का जीवन स्तर ही बदल जाएगा। गांव के यदि डबल ले रखते हो, पहाड़ का स्तर मैदान में तो कोई दिखाई नहीं देगा। आप बता रहे हैं चाहे कोई पहाड़ के जो जनपद है हमारे, यदि सड़क का चौड़ीकरण जैसे केवल हमारे यहाँ से बद्रीनाथ एक रोड है, उसी प्रकार से अन्य रोड है जिले को जोड़ने वाली रोड है, हो जाए तो आ जाएगा गाँव में। जनपद और ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली भी तो सड़क चौड़ीकरण चाहिए। अभी तो हमने यहाँ से ठीक है पिथौरागढ़ से हमने सीधे देहरादून एक सड़क का किया, यहाँ से हमने 4 धाम के लिए सड़क बना दी। यही सड़क है आप गाँव तक के लिए, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव गांव सड़क पहुंचाई,
वह सड़क का चौड़ीकरण होना जरूरी है। जहाँ पर एक्सीडेंटल मोड़ है उन एक्सीडेंटल मोड़ को अंधे मोड़ है उनको काटा जाए और क्रॉस बैरियर लगाया जाए, तो उससे एक्सीडेंट भी बचेंगे। अच्छा विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल ये होगा, इस बार मानसून जो है बड़ी चुनौती बन के आने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले वर्ष से बहुत ज़्यादा बरसात इस बार होगी, तो मानसून क्या चुनौती रहता है आपकी विधानसभा क्षेत्र में और उसके लिए क्या करते हैं? देखो, मानसून तो हमेशा बादल फटते रहते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। मालवा हादसा से लेकर कई हर साल होते, 2013 में, 2027 में, आपका 2000 में, इस प्रकार के बादल फटने बहुत सारी जनहानि भी हुई। तो मीटिंग में अभी जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कई बैठकें बुला रही है। जगह जगह पर रूटें बंद हो जाती है, तो हर रूट में वहाँ पर जेसीबी खड़ी रहती है, कोई जरूरत में नहीं फंसे, और हर कैंप बने, और कैंप के अलावा वाला तहसील में स्तर पर कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिल जाती है तत्काल वहाँ पर। इसके लिए हमने कहा भी था कि विधानसभा में कहा कि इसके लिए एक रडार लगाया जाए, डबलर रडार लगाया जाए, जो कि जानकारी मिले। ये हमने विधानसभा में रखा। अच्छा विधायक जी, मुख्यमंत्री से क्या फ़ोन पे दूरभाष से बात हुई है कि कब आ रहे हैं, कुछ समय दिया उन्होंने? नहीं, विभाग से हमने जो उनका स्टाफ है, स्टाफ से बात हुई और आज आने वाले करें। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रह चुके बिशन सिंह जुफाल जी से, जो कि डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, बहुत सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के। देहरादून लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम जो विकास कार्य हैं जो विधानसभा में होने हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं जिसको दूर करना जो है प्राथमिकता रहती है विधायक की, तो इन्हीं तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर भेंट करेंगे। संगठन में भी बड़े नेताओं के साथ आपने मुलाकात की है। चैनल 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। नैनीताल के भीमताल विकास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने किसानों का बीमा दिलाने और फसली ऋण पहले की तरह लिए जाने को लेकर सीडीओ अशोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष राहुल छिम्वाल ने कहा है कि 2 साल से किसानों को बीमा कंपनी की ओर से आलू का बीमा नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए सीडीओ बीमा का पूरा क्लेम दिलाने और फसली ऋण पहले की तरह लेने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। और सीडीओ साहब से बात करिए, हमारा सभी कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल यहाँ पर आया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे जो पहाड़ के जो हमारे काश्तकार हैं और जिस तरीके से उनको हम लोग फसल बीमा दिलवाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरीके की इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखी है कि जो पिछली बार की जो नियम थे उसमें हम लोगों को 9 महीने 10 महीने 1 साल का समय मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने जून 30 को इन्होंने इस कह दिया है कि भाई अपना जो है वो जमा करें, अन्यथा उन पर वो उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि जो नियम पिछली बार तक थे, जैसे किसानों को लाभ दिया जाता था, 1 साल में उनकी फसल होती है, ये तराई की तरह यहाँ पर नहीं होता है, पहाड़ों में 6 में 9 महीने में एक फसल तैयार होती है। तो हम लोगों की मांग आज सीडीओ साहब से है कि जो नियम पिछले वर्षों तक थे वो यथावत किए जाएं, और अन्यथा जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान है, ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे को इस मुद्दे को उठा करके, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम लोग इस। उधम सिंह नगर में एक महिला ने बीजेपी नेता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते आरोपी और उसके परिजन पीड़िता को धमका रहे हैं। साथ ही मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। वहीं आज पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। सर वो वकील है और भाजपा के नेता है, और मेरे साथ उसने गलत काम किया है उसने। और फिर क्या किया आपने? शिकायत की थी पुलिस को? हाँ, मैंने पुलिस को शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पकड़ा था उसको, बस 24 घंटा का होता, लेकिन 24 घंटा नहीं रखा है। थोड़ा देर के पकड़, रात में इन्होंने छोड़ दिया। शाम तक हम घर गए, मेरे सामने रखा था, फिर छोड़ दिया। 24 घंटा में नहीं रखा उनको, तब की बात की फरारी है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा 2 दिन पहले दर्ज हुआ है।
लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं है पुलिस ने। अब क्या मांग करते हो? अब मांग ये करती हूँ मैं जिसको पकड़े।